मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान टीज़ेड के टीवी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान की मिनटों और घंटों में बदलती सूरत हाल पर एक जो वहाँ पे बेचैनी पाई जाती है, वो तशवीश पाई जाती है लोगों के ज़हनों में, उस पर बातचीत करने के लिए ज़हमत दिया है डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा को, जो कि नामवर ऑथर, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट हैं। और आज हमने उन्हें तकलीफ दी है कि वो पाकिस्तान की इस सारी तेज़ी से नई डेवलपमेंट्स के अंदर एंटर होती सूरत हाल पर अपना एक तज़िया दें। उन्होंने एक आर्टिकल भी दी प्रिंट में लिखा, जो कि आज शाया हुआ है, और उसके अंदर भी उन्होंने इस सारे मामलात पर बात की है। तो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त इतनी डेवलपमेंट नई नई पाकिस्तान की सूरत हाल पे हो रही हैं, इसके ऊपर बहुत से लोगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक बेचैनी और तशवीश है। क्या हम माशाल्लाह की तरफ जा रहे हैं? आपको क्या फील हो रहा है कि ये पाकिस्तान में ये सारा सिनारियो क्या डेवलप हो रहा है? इसके अंदर कोई आगे स्मूथ एक कोई एक जो जो सारा प्रोसेस है चल पड़ेगा, या ये सारा का सारा एक नई फौजियत की तरफ दाखिल हो जाएगा? तनवीर साहब, मेरे ख्याल में जी अब तो थोड़ा सा चीजें ठहर गई हैं, क्योंकि मार्शल लॉ की तरफ हम बिल्कुल नहीं जा रहे। सिर्फ मसला ये था कि जिस तरह का दबाव इमरान खान डाल रहे थे, तो वो ये चाहते थे कि अ, जो नया नाम जो है, जो भी आर्मी चीफ नया है, उसका अनाउंस जो है वो यूं ना लगे कि किसी प्रेशर में किया जा रहा है। तो या तो मेरे ख्याल में अगले एक हफ्ते में, या 29 नवंबर को रिटायर होना है जनरल बाजवा ने, तो उससे 2-3 दिन पहले जो है वो नाम अनाउंस हो जाएगा। डिसाइड मेरे ख्याल में हो गया है। अभी शहबाज शरीफ जो हैं वो बरतानिया आए हैं दौड़े दौड़े, बट इसी काम के मशवरे के लिए ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा है कि वो आर्मी चीफ के मुतालिक जो है बात करने वो आए हैं। तो मेरे ख्याल में कोई डिसीजन जो है वो शायद ले ही लिया गया है इस मामले में। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, ये बताइए, मार्शल लॉ की तरफ नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान के अंदर इतनी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी ज्यादा बहस की दुनिया भर में हम देखते हैं सियासत क्या चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये इशू एक ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे एक आम आदमी की रोटी का इशू जो है वो चीफ के साथ, चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ अटैच हो गया है, कि लोगों ने बाकी सारे मसाइल को बुला दिया है, और चीफ की अपॉइंटमेंट जो है हैज बिकम सच अ प्राइमरी इशू, कि जैसे लोगों की बेरोजगारी, मसाइल बढ़ते हुए, एनर्जी प्राइसेस राइजिंग, वो सब चीजें जैसे चीफ के साथ अटैच हैं। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे ही चीफों के साथ अटैच होती है? रणवीर साहब, आपने सही बात कही कि यूं लगता है जैसे आम आवाम की रोटी के साथ ये मसला अटैच हो गया है। वो इसलिए अटैच हो गया है जी कि किया गया है। मतलब ये कि इमरान खान जो एक मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट एक चला रहे थे, अवामी मूवमेंट, उसमें उनका यही मुद्दा था कि जी कोई बहुत ऐसी गड़बड़ हो जाएगी जिससे लोगों की रोटी के, लोगों को फाके पड़ जाएंगे अगर उनके पसंद का चीफ ना आया। तो देखें, ये तो हमने देखते आए हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ और फिर इमरान खान, तीन आपके बड़े जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, वो उनका मसला यही रहा है कि उन्होंने सोचा है कि जी अगर हम अपनी पसंद का आर्मी चीफ ले आए, तो फिर शायद जो अवाम की जो ताकत का जिन है वो मेरी बोतल में आ जाएगा। लेकिन वो नहीं आता। वो जिन जो है वो ऐसा निकला हुआ है मतलब कि जो बोतल से, कि वो कभी भी अंदर जाता नहीं है। लेकिन इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मसला सिर्फ इतना हो गया है जी कि, और इमरान खान की उसमें ये ज्यादा ये जो है मसला बढ़ा, उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने ये बताया कि जी अगर वो फैज हमीद, जनरल फैज हमीद को ना लगा सके आर्मी चीफ, तो फिर पता नहीं क्या मुश्किल आ जाएगी, क्या मुसीबत आ जाएगी। लेकिन उससे पहले भी ये बात जरूर है कि पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा भी ये मसला, ये जो मामला है, दिलचस्पी का मामला रहता है कि अगला चीफ कौन बनेगा। लेकिन ये बताइए कि ये पाकिस्तान के अंदर या ये सियासत है, ये सारी जो है वो यकीनन पाकिस्तान में इसमें जो एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक अमल दखल बहुत ज्यादा है। क्या ये अमल दखल जो है, इससे सियासतदानों को कोई छुटकारे की जरूरत महसूस होती है, कि सारे के सारे सियासतदान जो हैं वो
इसी एस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द ही अपने आप को घुमा भी रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट भी उनको एक मोहरे की तरह मुसलसल इस्तेमाल में ला रही है। तो इससे इससे क्या सूरत हाल के अंदर कोई आज़ाद डेमोक्रेसी के पाकिस्तान में इम्कान हैं? मसला ये है जी कि आप ये देखें कि पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अलावा तो लगता ही नहीं है कि कोई और सियासी मूवमेंट या जमात ऐसी है जो कि फौज की मर्जी के अलावा जो है वो चलना पसंद करती है। पीपल्स पार्टी को ले लें, पीएमएलएन को ले लें, एमक्यूएम को ले लें, हर पार्टी जो है जो ताकत में आना चाहती है वो हाथ पकड़ती है फौज का। और इसके लिए वो हमेशा देखते हैं जर्नैलों की शक्लों की तरफ कि खुश हैं, ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये उदास हो रहे हैं, क्या है। मेरे ख्याल में बड़े जमानों के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये समझ आया है कि जी जो भी जर्नैल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करता वही है जो उसका और उसके इदारे का मन चाहता है। तो ये जो है ना हमारे यहाँ ये सियासतदानों को सीखने की जरूरत है। अब उसके लिए ये सिर्फ सीखना सिर्फ नहीं, उस पर अमल करना जरूरी होता है। उसके लिए आप कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, उसके लिए आप लोगों को मुतहरिक करते हैं, उसमें आप लोगों के सवाल के जवाब देते हैं, पार्टी स्ट्रक्चर को आप मजबूत करते हैं, और आप फिर उस स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं जिसके तहत आप इस फौज के साथ जो है ना वो मामला कर सके। तो दोनों ही चीजें नहीं होती, तो इसलिए देखना पड़ता है कि अगला बॉस कौन आ रहा है। लेकिन इसके अंदर देखिए कि अगर एक बहुत अवामी बेस्ड सियासत हो भी, तो वो तो हम क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कुछ होने नहीं देती, वो सिर्फ वही होने देते हैं जो उनको सूट कर रहा है। तो अगर सियासत के अंदर और मुल्की मामलात के अंदर उस एस्टेब्लिशमेंट का इतना अमल दखल है, तो ऐसे अमल दखल के अंदर यहाँ पे सियासी पार्टियां तो बिल्कुल ही, वो तो या दो खानदानों की हैं या कुछ, अगर कुछ हैं तो वहाँ पे एक एक बेहंगम के किस्म का एक क्राउड है सारा। तो ये सारे का सारा जो सिलसिला है, इसके अंदर तो मुझे नहीं महसूस होता कि एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसी चीज की इजाजत देगी कि जो वहां पे ऐसी एक डेमोक्रेटिक बेस्ड हो। और क्योंकि उनको एक ऐसी वहां पे चेस प्लेइंग की आदत हो गई है कि मोहरे एक जगह से दूसरी जगह रख के वो इस बात को एंजॉय करते हैं, और उनके इंटरेस्ट सर्व होते हैं इस हवाले से। आप सही कह रहे हैं जी। ये तो देखे ना, ये हमारी सियासत की भी बिल्कुल कमजोरी है कि आप बैठते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि एक ताकतवर फौज जो है, जो कि एक सियासी फौज है, उससे जान छुड़ाने के लिए आपको उससे एक फेज में, एक पहला जो उसका एक फेज होगा उसमें आपको उससे बात भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप उसे बात नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी सियासत में उसको जो दर अंदाजी आप करने देते हैं कि भाई पीछे से जाके बात करें, पार्लियामान जो है उसको आप जो है वो ताकतवर ना बनाएं, पार्लियामेंट मान के अलावा आप उससे बात करें, तो ये चीजें जो हैं वो आपको कमजोर बनाती हैं, उसको ताकतवर बनाती हैं। एक मूड है, बिल्कुल एक हुआ है। ये हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ के आखिरी दिनों में था, लोग गालियां देते थे फौज को, लोग बुरा भला कहते थे। फिर जो है परवेज मुशर्रफ हट गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जो अगले जर्नैल थे उन्होंने जो है वो थोड़ा सा ठीक किया, कियानी ने ठीक किया। लेकिन कियानी की अपनी जो सियासत थी और अपनी जो लालच थी उसके जो है उसकी वजह से जो रेपुटेशन थी जो फौज की वो भी खराब हुई। तो मसला ये है कि ये जो आपका सियासी प्रोसेस है उसने सियासी जमातों को भी खराब किया है, उसने फौज को भी खराब किया। अगर फौज ये कहती है कि जी हम दरअंदाजी, हमें मजबूरी है, हम आ जाते हैं, लेकिन ये वो अगर ये बताए, ये तासुर देने की कोशिश करे कि उनका ना ही कसूर है, और जो है वो चले जाते हैं या उन पे अपना असर नहीं पड़ता उनके सियासी अमल का, तो वो ये गलत बात कर रहे हैं। मतलब कि आज के दिन में फौज की वो रेपुटेशन हर कोई जो है वो आज उठ के गाली देता है। सिर्फ एक बात जो बची हुई है वो ये बची हुई है इनका भरम, कि आज के दिन भी लोग फिर
इंडिविजुअल को ज्यादा गाली पड़ती है। जनरल बाजवा को पड़ गई, जनरल फैज हमीद को पड़ गई, जनरल कियानी को पड़ गई, फलाने जनरल को पड़ गई। अभी लोग, हमारी सोच ना ही सियासी जमातों की, ना ही सिविल सोसाइटी की सोच इस तरफ कहीं लेके जा रही है अवाम को कि जी ये मसले, ये मसाइल इदारे की वजह से होते हैं। ये सिर्फ एक, ये इक्का दुक्का जो है, फर्द वाहिद की वजह से नहीं होते। तो हमारे यहाँ तो देखिए ना, पिछले दिनों जरा बात लंबी कर रही हूँ, जस्टिस फाइज ईसा, जो काजी फाइज ईसा, उन्होंने भी कहा कि जी फर्द वाहिद को आप जो है इल्जाम, मोर्द इल्जाम ठहराएं, इदारों को नहीं। मेरे ख्याल में ये गलत बात है, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे जुडिशरी हो, और चाहे फौज हो, और चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, इसमें अब मामला फर्द वाहिद का नहीं है, अब इदारों का है। इदारे, ये बात तो दुरुस्त है। तो ये जो, आपका क्या ख्याल है कि ये जो फौज का अमल दखल है, ये सिर्फ बंदूक के सर पे है, या फौज का पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी इतना अमल दखल है कि वो इकोनॉमी को भी हिला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उस हवाले से भी उनका एक पूरा होल्ड है? ये जो कंट्रोल उनका है ना जी, चाहे सियासत पे है, चाहे वो मईशत पे है, चाहे वो सोसाइटी पे है, वो सारा जो है वो बंदूक के जोर पे होता है। ये नहीं कि लोग खौफ, बंदूक का मतलब ये नहीं कि कोई खौफ हर वक्त बंदूक तानी हुई है, बट ये है कि चूंकि ये एक मुनज्जम वायलेंस करने वाला इदारा है, ये वाहिद एक इदारा है जिसमें जो वायलेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, अरे कर सकते कैपेबिलिटी है हैं। ना, उनकी कैपेबिलिटी जी, है ना। तो उसकी वजह से ये है कि ये एक, इनकी एक कैपेसिटी है, एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, लोग इससे डरते हैं, और उसकी वजह से वो ये सियासत में भी दरअंदाजी करते हैं। उसी की वजह से इन्होंने अपना जो मईशत में जो अमल दखल और साइज है उस मईशत में, वो बढ़ाया है। अब ये देखें कि आज के दिन में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां फौज मौजूद ना हो। ऑयल एंड गैस से लेके कंस्ट्रक्शन तक, प्राइवेट सिक्योरिटी तक, मैन्युफैक्चरिंग तक, एग्रीकल्चर तक, एजुकेशन तक, तो सब जगह ये मौजूद हैं। अ, इस और इसकी वजह यही है कि इनकी जो ताकत है, इदारे बतौर एक इदारा, इनकी जो ताकत है, उसकी वजह से ये हर जगह है। अच्छा, ये जो इस वक्त लॉन्ग मार्च वगैरह भी हो रहा है, हो रहा था, फिर होता है, फिर शुरू होता है, फिर बंद हो जाता है, ये 3-4 हफ्ते से इमरान खान ने जो एक लॉन्ग मार्च का सारा एक सिलसिला, पूरा एक स्टंट का खड़ा किया हुआ है और लोगों को डराया हुआ है। अगर ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं, कंफ्रंटेशन की सूरत में फौज का कुछ अमल दखल बढ़ जाएगा फौरन। वैसी सूरत, जरूरी नहीं कि मार्शल लॉ हो, लेकिन फौज कोई ना कोई एक लेवल के ऊपर सारा मामला संभाल सकती है, क्योंकि इस डेडलॉक के अंदर और क्या आपको दिखाई देता है अदरवाइज? अभी तो कोई डेडलॉक की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि जी जा रहे हैं। आज इमरान खान ने अपने जो लोग हैं उनको कहा है कि जी ये सड़कें वगैरह जो हैं वो खोल दें। वो मेहरबानी की वजह, शायद उसकी वजह ये है कि शायद लोग इकट्ठे भी नहीं हो रहे। देखें, इस वक्त लोग बेचारे, भूख प्यास है, इन्फ्लेशन आपकी इतनी ज्यादा हुई हुई है। आपके यहाँ लोग जो है वो जो जिसे कहते हैं ना कि जो वाइट कॉलर जो है, जो कि सफेद पोश है, वो आपका जो है उस पे प्रेशर आ गया है, जो कि आराम से पहले जिंदगी सैलाब का गुजारता देखेंगे, था। 3.5 करोड़ जी। आदमी सैलाब से मुतासर हुए हैं। सो उस सूरत हाल में लोग इतने शौक से अभी निकल नहीं रहे थे। एक थोड़ा सा जब अरशद शरीफ के मरने पे एक आपने देखा, एक जज्बा हुआ, फिर खामोश, वो जरा पीछे हो गए लोग। तो बेहाल में लोग अभी आ नहीं रहे थे। जब वोट पड़ेंगे तो देखेंगे लोग किधर जाते हैं। अब उसमें वही सवाल है कि अब उनका, इमरान खान का एक बड़ा सवाल मेरे ख्याल में पैदा होता है कि अब इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा। मेरे ख्याल में अगर अगले 7 8 9 महीने ये जो सस्टेन करना जो है ना, जलसे जुलूस, ये सारा कुछ जो है, अब वो जब ये पीछे हटेंगे तो इसका थोड़ा सा एक असर पड़ेगा। पंजाब में ये कितना रख सकेंगे। अभी मियां नवाज शरीफ ने भी वापस जाना है, तो देखें उसके बाद उसका क्या असर पड़ेगा।
लेकिन वो जो एकदम हमें लगा था कि एक स्वीप कर जाएंगे, बिल्कुल जैसे हमें अभी लगा था कि शायद स्वीप कर जाएगा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, और वो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में शायद हमारी तरफ भी ऐसा ही कोई नक्शा बने। ये जो हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट सारे मोरे बनाती है, चलाती है, ये सारे जो तीनों फोर्सेस पाकिस्तान में मौजूद हैं, या जितने छोटे मोटे दूसरे और भी, मौलाना फजल वगैरह, ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका एक ताल्लुक हमेशा से है। और ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही आते हैं, और उन्हीं की जब ख्वाहिश होती है तो वो इनको उतार भी देते हैं। वो इनको इज्जत भी दे देते हैं, और इनको वो बेइज्जत भी कर देते हैं। दोनों चीजें उनके पास है। हमने ये थोड़े अरसे में देखा कि जो इनके फेवरेट थे उनको इन्होंने पहले ऊपर लगाया, फिर उनको जलील किया, नीचे उतारा, फिर अब उनको लगा दिया, फिर ये सारा सिलसिला हो रहा है। आप नहीं समझती कि पाकिस्तान में ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पिक एंड चूज का जो फोर्सेस का सिलसिला रखा है, इसके अंदर उन्होंने वहां पे एनलाइटेंड और रोशन ख्याल लोगों को, या उन फोर्सेस को डेलिबरेटली डिस्करेज किया है और उनको क्रश किया है, ताकि पाकिस्तान के अंदर वो चीजें उठ ही ना सकें, और वो एक रोशन ख्याली या एक जो बाएं बाजू की, या एक जो पीपल फ्रेंडली सियासत है, वो वहां पे उभर सके और उसकी कोई जगह बने। तनवीर साहब देखिए, मैं आपको एक अर्ज करती चलूं कि आप छोड़ दें सियासी जमातों को, आपका तो कोई बड़ा ऐसा जो है जर्नलिस्ट भी नहीं है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ना आया हो, या अक्सर औकात में चढ़ा ना हो। हमारे यहाँ कोई जर्नलिस्ट नहीं है, खबरें जो है वो दी जाती हैं, खबरें लोग जाके तलाश नहीं करते। आपकी सिविल सोसाइटी के इदारे देख लें, उनके भी आजकल यही हालात हैं। आपका प्राइवेट सेक्टर देख लें, उसके भी ऐसे मसाइल लगते हैं। सो ये जो चीजें हैं वो आपके यहाँ एक, जिसे कहते हैं ऐसे लेजी पॉलिटिक्स हमारी हो गई है, के बजाय करने के। अच्छा, और उसमें देखें, अच्छा उसमें अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं उन पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री का, उन तारीख के अदबार का जिसमें लेफ्ट की कोई कुछ मूवमेंट्स थी जिनको बिल्कुल दबा दिया गया, बहुत जिसे कहते हैं ना रिसेंटली, जो है वो आप देखें पीटीएम को जिस तरह दबाया गया। अ, आप उससे पहले देखें कि जब 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 लेफ्ट थी, तो हमारे यहाँ तो लेफ्ट जो है वो मरी है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट ने पुश बैक किया है, उसके अपने अंदर भी बड़े मेजर फ्लॉज थे। मेरे ख्याल में उस पे तो आप एक अलग से एक प्रोग्राम करें कि लेफ्ट की जो फौत होने का हमारे यहाँ बायस क्या चीज बनी है। हमारा लेफ्ट भी ढकोसला है। हमारे यहाँ बड़े बड़े लेफ्ट के नाम, अब उनके जो औलादे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी डील करती हैं। वो ये भी प्रचार करती हैं कि जी वो कोई बहुत लेफ्ट के लंबरदार हैं, जबकि वो सिर्फ लेफ्ट को कैपिटलिज्म, एक अच्छे कैपिटलिस्ट की तरह सिर्फ बेच रहे हैं। फिर शुरू में जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त जो लेफ्ट था वो कितना कमजोर था, जो लोकल लेफ्ट था उसको करने नहीं दिया। सो मूवमेंट्स जो थी वो चली, उनको आपकी सियासी जमातें जो थी वो मिल गई। अ, मैं एक पीछे की तरफ जंप लगा रही हूँ। अब देखें, आप 1946 47 की बात कर ले। 1946 में आपके एक प्योरली एक लेफ्टिस्ट मूवमेंट इमर्ज करती है, जो कि 1946 की जो नेवल म्यूटनी है, जिसमें लोग सिर्फ माशी और सियासी वजह से जुड़ रहे हैं और एक तहरीक उठ रही है अंग्रेज के खिलाफ। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना से लेके जो महात्मा गांधी से लेके बाला भाई पटेल और फिर नेहरू, ये सारे के सारे एक साइड पे हो जाते हैं इसलिए, और वो अंग्रेजों के साइड पे हो जाते हैं इसलिए कि उनकी उनसे गुफ्तगू चल रही है। सो मसला यही, और फिर यही चीज आपको सारी उसमें लगी कि हमारे यहाँ जो लेफ्ट थी वो कभी रियासत के साथ जुड़ती थी, और इस वजह से वो कभी अपना वो किरदार अदा कर नहीं सकी। लेकिन एक बात जो पक्की है वो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी जमातों को
जो है, और जो सियासी जमातों का मंबा, जहां से सियासी जमातें पैदा होती हैं, होनी चाहिए, मसलन स्टूडेंट यूनियन, लेबर यूनियन, मजदूरों की यूनियन, ये सारी यूनियन पे जब आप पाबंदी लगाएंगे, और वो अनाज में जो दाना है, जो बेसिक दाना है जिससे डालेंगे तो आप फसल तैयार होती है, तो वो दाना ही आप खत्म कर दें तो फसल क्या पैदा होगी। वैसे तो लेफ्ट की जो सियासत आपने जो सारा जिक्र किया तारीखी तौर पे 47 के हवाले से भी किया, तो उस वक्त जो एक नेवी के अंदर दादा मीर हैदर वगैरह लोग थे, इस तरह के लोग थे उस वक्त जो बड़े मुतहर्रिक थे। लेकिन जिन्ना साहब ने भी तो डिस्करेज किया, उन्होंने सारी सोशलिस्ट मूवमेंट या जो उस वक्त की जो सारे मार्क्सिस्ट लोग होते थे उनके बारे में उन्होंने एक डिसोन किया उनको मुकम्मल तौर पे। और उसके बाद जब ये पाकिस्तान बना, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ने उस वक्त पाकिस्तान के बनने को और इसको सारा सपोर्ट किया था, लेकिन लोगों का ख्याल है कि शायद ये पता नहीं इनका सही फैसला था या नहीं। लेकिन है कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की सियासत जिन्ना साहब से लेके आज तक हो रही है, इमरान खान तक या ये अब मुस्लिम लीग नून तक, ये सारी की सारी जो है इसके अंदर पाकिस्तान की जो बेसिक चीज है उसके अंदर, अगर अगर उसको देखा जाए जो बेसिक इनके नारे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान में कोई रोशन ख्याल सियासत के पनपने का कोई इम्कान तो मुझे दिखाई नहीं देता। पता नहीं जी, अब रोशन ख्याली किसको कहते हैं, क्योंकि जो एक है रोशन ख्याली लिबरल मूवमेंट्स जिनमें नियो लिबरलिज्म भी है, और एक आपका है लेफ्ट की मूवमेंट। अब लेफ्ट की मूवमेंट के अपने मसाइल रहे हैं कि लेफ्ट की मूवमेंट जो है वो जो माशरा है उसके साथ कभी वो जुड़ के चली नहीं। मतलब ये कि आपके यहाँ शुरू के दिनों में चाहे सज्जाद जहीर हो, चाहे हसन नासिर हो, बड़े बड़े नाम थे, जो कि मेजॉरिटी जो है वो माइग्रेट करके आई, और उसके बाद जो लोकल मूवमेंट्स हैं उनके साथ एक डिस्कनेक्ट रहा। आपके यहाँ लेफ्ट जो था वो बड़े बड़े नाम सिंध में भी थे, लेकिन उनमें नेशनलिज्म का आंसर भी था, अपनी एथनिक नेशनलिज्म का आंसर। लेफ्ट जो थी आपकी, जिसे कहते हैं लिबरल लेफ्ट, उसको वो पढ़ नहीं सकी, उन टी लीव्स को उन समझ नहीं सकी, और उसकी वजह से हट के रही, और उसके बाद उससे अलग हो गई। मैं कल की बात है जी, शेख अयाज की समाने हयात में, बल्कि उनकी साहिवाल की डायरी में एक बड़ा दिलचस्प सा वाकया पढ़ रही थी कि जिस वक्त खड़े हुए सज्जाद जहीर साहब और उन्होंने वहां तकरीर करनी शुरू की, 47 का एक वाकया वो बता रहे हैं, जिसमें शायद पाकिस्तान बन गया है उसके बाद की बात। तो वो लेफ्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, इश्तराकियत को बता रहे हैं। तो वहां एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि जनाब, आप क्या समझते हैं कि जो अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हुआ है वो सारा जो है वो तरक्की पसंद है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा जनाब, मैं एक नेशनलिस्ट फाशिस्ट हूँ, और मैंने जो थी वो की थी, सपोर्ट की थी, अंग्रेजों के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी थी, और मैं फिर पकड़ा गया था और मुझे सजा मिली थी। लेकिन उसने कहा कि जी मैं तो आप लोगों से बेहतर हूँ, क्योंकि जैसे ही रूस ने हमला किया, रूस पे हमला किया जर्मनी ने, तो आप अंग्रेजों के की हमायती हो गए उस चक्कर में। मैंने तो तब भी अंग्रेजों की मुखालफत की। तो बात यह है कि इश्तराकियत जो है और आपकी इश्तराकियत, वो बेहतर है, या पाकिस्तान कभी भी इश्तराकी नहीं बन सकता। सो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अब इनकी अपनी आइडियोलॉजी में गैप्स थे, हमने उसको कभी देखा नहीं। हमारे यहाँ मसला ये है कि लेफ्ट एक रोमांस की तरह है, हम उसको देखते हैं, उसको कभी परखते नहीं है, उसमें ये नहीं देखते कि उसमें अपने यहाँ कितने झोल थे, उन झोल जो झोल हैं उनको किस तरह आप सही करें, और आगे बढ़े। हम बिल्कुल सहीफा आसमानी की तरह जो जो मिला है, जो जो हमने लिया है, उसको हम लेके चल पड़ते हैं। ना हम कभी तलाश करते हैं कि जो बिहेवियर हैं उसमें क्या मसाइल थे। क्या फैज साहब को, जो के इतने मुखालिफ भी थे,
जिन्होंने एक एक मुखालफत की, खड़े होके एक तहरीक जो थी उसका हिस्सा थे, लेकिन फिर अ, अपनी बेटी की जब जियाउल हक से एक डिक्टेटर से सिफारिश करनी थी तो चले भी गए। तो क्या ये बात जायज भी है या नहीं है? आप आखिर में सिर्फ मुझसे ये बता दीजिए कि हम ये बाएं बाजू की जो एक पॉलिटिक्स है या एक जो रोशन ख्याली का एक सारा मफहूम है, इसके ऊपर हम यकीन एक प्रोग्राम रखेंगे सेपरेटली, इसी के ऊपर बात करें। लेकिन इस वक्त आप ये बता दीजिए कि अगले 2-3 हफ्ते में आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इसमें कोई कन्फ्रंटेशन का सूरत पैदा होगी या नहीं? तो ये एक आपका आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान उस तरफ जाएंगे या नहीं? नहीं जी, मेरे ख्याल में अभी वो दम नहीं रहा, अभी वो बात नहीं रही। मेरे ख्याल में अब हम जिसे कहते हैं ना कि हम हमने कदम पीछे लेना शुरू किए हैं। अभी जब नया आर्मी चीफ हो जाएगा उसके बाद वो चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की, अगर मैं इमरान खान हूं तो कम से कम मैं ये चाहूं कि बजाय ये कि सारी फौज को मैं नाराज करूं, अगले चीफ को मैं नाराज करूं, ये जनरल बाजवा रिटायर इसको होने दूं, और उसके बाद ये कोशिश करूं कि ये जो अगला चीफ है वो कम से कम ये इंश्योर कर दे कि वो न्यूट्रल है, कि वो ना मेरे, अगर मेरे हक में नहीं तो मेरे खिलाफ भी नहीं। और अच्छा, वो ये वैसे ये तो एक बड़ा सवाल है कि फौज जिस तरह का उनका सारा अमल दखल है उसमें कोई न्यूट्रल होने की पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है? ये पूरा एक बहस तलब इशू है कि वो न्यूट्रल हो सकती है या नहीं, और ये न्यूट्रल क्या होता है। तो इसके ऊपर तो एक पूरी एक थ्योरेटिकल एक पूरी बहस की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें हुई आपके साथ हम एक मजीद। तनवीर साहब एक सिर्फ सिर्फ एक छोटी सी बात करने दें। जी जी जी। देखिए, बात यह है कि वो बिल्कुल, उनकी न्यूट्रलिटी वो सब थ्योरेटिकल या जो इम्पिरिकल है गुफ्तगू होगी। देखिए, एक बात जरूरी है कि अ, कितना वो इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो। और अब जबकि इंफॉर्मेशन का जमाना है और इतनी मुतहरिक अभी किया हुआ था इमरान खान ने, उसमें मेरे ख्याल में एक खास लेवल की जो धांधली है इलेक्शन में, थोड़ी सी मुश्किल भी हो गई है। सो मेरे ख्याल में अब जो है, इमरान खान अगर अपनी बात यही मनवा लेना कि इलेक्शन ठीक तरीके से या तकरीबन ठीक तरीके से हो जाए, तो और उसमें वो इंश्योर कर लें कि भाई वो जीत सकते हैं, तो मेरे ख्याल में फौज, अगला जो चीफ होगा उसको एतराज नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, तो हम आपके साथ फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आपका ये प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।